हाय। जैसे कि आप सबको पता है कि हम पढ़ रहे थे साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का एक टॉपिक मीन्स कि एक यूनिट था बाल विकास, जिसमें एक टॉपिक क्या था, वृद्धि एवं विकास, जो कि ये रहा। तो हमने मीन्स कि पहला यूनिट जो था उसमें से एक टॉपिक को कंप्लीट किया था, वृद्धि एवं विकास। ये लेवल 1 और लेवल 2 में दोनों में है। आज हम टोटली 3 टॉपिक करेंगे, जिनके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि पहले टॉपिक का नाम है विकास के विभिन्न आयाम, और दूसरे टॉपिक का नाम है विकास के विभिन्न सिद्धांत, और तीसरे टॉपिक का नाम है वंशानुक्रम और वातावरण। तो हम इन तीनों टॉपिकों को आज इस क्लास में पढ़ेंगे। ये लेवल 2 में भी है, जैसे कि ये लेवल 2 है। तो लेवल 2 में विकास के विभिन्न आयाम भी हैं और विकास के विभिन्न सिद्धांत भी हैं, और तीसरा टॉपिक वंशानुक्रम एवं वातावरण। तो आज की क्लास में, यानी कि पार्ट सेकेंड में, मीन्स कि हमने एक पार्ट पहले भी, एक वीडियो जो है पहले का है, उसमें विकास एवं अभिवृद्धि को पढ़ा है। तो पार्ट 2 में हम 3 टॉपिक पर मेनली बात करेंगे। पहला टॉपिक है विकास के सिद्धांत, उसके बाद वो पढ़ने के बाद हम विकास के विभिन्न आयाम के बारे में पढ़ेंगे और वंशक्रम और वातावरण को पढ़ेंगे। जैसे ही हम आज का पार्ट यानी कि आज का वीडियो कंप्लीट कर देंगे, तो नेक्स्ट वीडियो रहेगा विकास की अवस्थाएं। विकास की मेनली 3 अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। उनको पार्ट 3 में यानी कि थर्ड वीडियो में पढ़ेंगे। फिर पार्ट 4 में जीन पियाजे, गेसेल और यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर के बारे में पढ़ेंगे, उनके जो सिद्धांत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट पार्ट रहेगा 5। पार्ट 5 में सिगमंड फ्राइड, एरिक एरिक्सन और कोहलबर, ये पढ़ेंगे। तो टोटली हम 5 वीडियो में यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे, और यूनिट फर्स्ट जैसे ही कंप्लीट होगा तो हमारा बाल विकास वाला जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि साइकोलॉजी में टोटली 5 यूनिट है, जिसमें से हम पहला यूनिट पढ़ रहे हैं बाल विकास, जिसमें से एक टॉपिक कर लिया है जिसका नाम है विकास एवं अभिवृद्धि। सेकेंड जो टॉपिक है वो आज कर रहे हैं, और सेकेंड वीडियो में हम 3 टॉपिक करेंगे, मीन्स कि विकास के सिद्धांत, विकास के आयाम और वंशक्रम वो वातावरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले विकास के सिद्धांत से। ठीक है, विकास के जो सिद्धांत हैं उनको अब पढ़ लेते हैं। तो ये रहे विकास के सिद्धांत। इनको विकास के नियम भी कहा जाता है और विकास के सिद्धांत भी कहा जाता है। विकास के सिद्धांत या विकास के नियम से तात्पर्य है कि जब एक व्यक्ति में विकास होता है तो उसमें कुछ नियम लागू होते हैं जिसके कारण उसमें विकास होता रहता है। तो विकास के मुख्यतः हम 3 या फिर 5 नियम न पढ़ के पूरे 10 नियम पढ़ेंगे। इससे भी ज़्यादा भी होते हैं नियम और इससे कम भी होते हैं, लेकिन मेनली जो पढ़ने लायक है वो नियम है 10। तो हम 10 नियम पढ़ेंगे। पहला नियम है समान प्रतिमान का सिद्धांत। यहाँ पर समान प्रतिमान का सिद्धांत कहाँ गया है, तो प्रतिमान का मतलब होता है प्रजाति, जैसे कि मनुष्य हो गया, पशु हो गया, तो वो प्रजातियाँ हैं। तो उनके हिसाब से विकास समान गति से होता है या फिर समान दर से होता है या फिर सामान्य रूप से होता है। मीन्स कि जब एक स्त्री होती है, एक पुरुष होता है या बालक होता है, उनमें समान दिशा से समान गति से विकास होता है। ऐसा नहीं है कि किसी स्त्री में विकास धीमी गति से और किसी पुरुष में इस विकास जो है वो तेज गति से हो। विकास सभी प्रजातियों में समान रूप से होता है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास में अमीर गरीब, जाति, वर्ण, रंग आदि भेद नहीं है। सभी में विकास समान तरीके से होता है। इसे समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है। ठीक है, ये पहला सिद्धांत पढ़ा। उसके बाद क्रमबद्धता का सिद्धांत। क्रमबद्धता का सिद्धांत यानी कि जो भी विकास एक मनुष्य में होता है या एक इंसान में होता है वो क्रमबद्ध तरीके से होता है। पहले उसमें गर्भावस्था में उसका विकास होगा, फिर शिशुअवस्था में होगा, फिर बाल्यावस्था में होगा, किशोरावस्था में, और अंत में प्रौढ़ावस्था में विकास होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी अवस्था बीच में आ जाए, जैसे कि किशोरावस्था में पहले विकास होगा उसके बाद गर्भावस्था में होगा। ऐसा नहीं, क्रमबद्ध तरीके से विकास होता है। ठीक है, जैसे कि विकास निश्चित क्रम में होता है, जैसे गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ठीक है, हमने 2 सिद्धांत पढ़े, समान प्रतिमान का सिद्धांत और क्रमबद्धता का सिद्धांत। अब तीसरा सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत का कहने का तात्पर्य यही है कि जब विकास होता है एक व्यक्ति में तो उसमें 4-5 और गुण होते हैं, जैसे कि सामाजिक गुण होता है, संवेगात्मक गुण होता है, शारीरिक गुण होता है, मानसिक गुण होते हैं। तो ये जो गुण है वो संबंध बनाकर फिर विकसित होते हैं एक साथ। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा पहले शारीरिक रूप से बड़ा हो जाए, विकसित हो जाए,
उसके बाद उसमें मानसिक रूप में विकसित होगा, उसके बाद संवेगात्मक रूप से, और उसके बाद सामाजिक रूप से। ऐसा नहीं होता है। सामान्यतः जब बालक विकसित होता है तो उसमें ये चारों जो गुण हैं वो एक समान रूप से बढ़ते हैं। अगर एक बच्चा 4 साल का है तो उसी 4 वर्ष के हिसाब से उसका शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, संवेगात्मक विकास होगा और सामाजिक विकास होगा। इसे ही परस्पर संबंध का विकास कहते हैं, यानी कि जो अन्य पक्ष हैं, शारीरिक पक्ष हो गया, मानसिक पक्ष हो गया, तो वो आपस में जुड़कर एक साथ मिलकर विकसित होते हैं। उसे ही परस्पर संबंध का सिद्धांत कहते हैं। तो हमने 3 सिद्धांत पढ़ लिए, प्रतिमान का सिद्धांत, क्रमबद्धता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। ठीक है, अब चौथा पढ़ लेते हैं, सतत विकास का सिद्धांत। सतत विकास सिद्धांत का मतलब होता है कि एक व्यक्ति में निरंतर विकास होता रहता है, ऐसा नहीं है कि कभी वो बंद हो जाए। जैसे कि अभिवृद्धि है, अभिवृद्धि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि अभिवृद्धि सिर्फ किशोरावस्था तक ही रहती है, उसके बाद अभिवृद्धि किसी भी व्यक्ति में नहीं हो पाती। लेकिन विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये व्यक्ति के मृत्यु पर्यंत तक, यानी कि जीवन के अंतिम समय तक होता रहता है, इसलिए इसे कहा गया है सतत विकास का सिद्धांत। हमने 4 थ्योरियाँ फिर से पढ़ी है, जो मैं फिर से पढ़ा देता हूँ। पहला है समान प्रतिमान का सिद्धांत, दूसरा है क्रमबद्धता का सिद्धांत, तीसरा है परस्पर सतत संबंध का सिद्धांत, और चौथा है सतत विकास का सिद्धांत। अब पढ़ रहे हैं विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत। अब क्या कहा गया है, अभी हमने जस्ट पहले चौथा सिद्धांत जो पढ़ा था वो कह रहा था कि एक लगातार लय में विकास होता है। ठीक है, लेकिन जब विकास लगातार होता रहता है, कभी बंद नहीं होता है, लेकिन उसकी स्पीड में परिवर्तन आता है। इसे ही कहा गया है विकास की गति में विभिन्नता। जैसे कि एक बालक है जिसकी शिशुअवस्था है, तो उसमें विकास तेज़ी से होगा, वो ज़्यादा बोलना सीख जाएगा, ज़्यादा कुछ हरकतें करना सीख जाएगा, वो अनुकरण यानी कि जैसा आप कर रहे हैं वैसे आपकी देखा देखी में कार्य करना सीख जाएगा। लेकिन जैसे ही वो बाल्यावस्था में होगा तो उसके विकास की गति धीमी हो जाएगी, परंतु फिर से शिशुअवस्था में उसके विकसित होने की जो गति है वो तेज़ी से बढ़ेगी, उसमें दाढ़ी आ जाएगी उसके चेहरे पर, उसके शरीर में परिवर्तन फटाफट आने लगेगा, उसकी लंबाई बढ़ने लगेगी। यानी कि जो विकास की गति है वो कभी तेज होती है, कभी धीमे होती है और कभी फिर से तेज हो जाती है। इसे ही विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग गति से होता है। अब है सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत। पहले बालक सामान्य क्रिया करना सीखता है, उसके बाद धीरे धीरे विशिष्ट क्रियाएं करना सीखता है। जैसे कि एक बालक को क्रिकेट खेलने के लिए बोलोगे तो वो पहले बैट को पकड़ना सीखेगा, जो सामान्य क्रिया है जो सब सीखते हैं। उसके बाद अगर उसे क्रिकेट में बैटिंग करने की रुचि है तो वो और अच्छे तरीके से खेलेगा, जिसमें वो विशिष्टता हासिल करेगा। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत। पहले बालक सामान्य क्रियाएं करता है, उसके बाद धीरे धीरे वो सीख कर विशिष्ट क्रियाएं करने लगता है। अब 7वां सिद्धांत है व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत। यानी कि एक व्यक्ति होता है वो दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार से अलग होता है। विकास तो उसमें सभी में समान होता है, लेकिन क्या होता है कि किसी व्यक्ति की बुद्धि मंद होती है, यानी कमज़ोर बुद्धि का होता है। उसे एक बार या फिर एक बार जो पढ़ाई हुई चीज़ है वो 2-3 बार पढ़ाई जाए तब जाके समझता है। और प्रतिभाशाली बालक में इसका जस्ट उल्टा होता है कि उसको एक ही बार समझाने पर समझ में आ जाता है। तो उसे ही कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता जैसे मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली आदि में विकास अलग अलग तरीक़े से होता है। इसे ही व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहा गया है। अब 8वां सिद्धांत पढ़ते हैं, वर्तुलाकार सिद्धांत। इसको मैं इजीली समझा देता हूँ। जैसे कि एक सर्कल लो, जिस सर्कल की परिधि, यानी कि जब एक वृत्त लेते हैं तो उसकी परिधि में कोई भी बिंदु लो और उसको केंद्र बिंदु से दूर करते जाओ। जैसे ही केंद्र से वो परिधि दूर होती जाएगी, वैसे ही मतलब कि बिंदु दूर होता जाएगा, तो वो परिधि जो केंद्र के चारों ओर है वो भी बढ़ती जाएगी, यानी कि सर्कल बड़ा होता जाएगा। वैसे ही व्यक्ति के शरीर में भी होता है। ऐसा नहीं है कि उसकी सिर्फ लंबाई बढ़ेगी, लंबाई की जैसे ही बढ़ेगी तो उसके हाथ भी बढ़ेंगे, यानी कि वर्तुलाकार विकास होता है। आप यूँ समझ लीजिए कि एक सर्कल में एक इंसान की बॉडी है, शरीर है, तो अगर सर्कल जैसे बढ़ रहा है वैसे ही इंसान की बॉडी बढ़ेगी और उसमें उसके हाथों का विकास भी वैसे ही होगा और सिर से पैर तक का विकास भी ऐसे ही होगा। जैसे ही उसके हाथ बढ़ेंगे उतनी ही उसकी लंबाई बढ़ेगी। जैसे ही वो मोटा हो रहा है तो उसके हाथ के, पैर के, शरीर के मांसपेशी भी उसी प्रकार से मोटे होते रहेंगे। इसे ही वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत कहा गया है। 9वां सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत का मतलब होता है बालक पहले संपूर्ण अंग, फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है, इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। मीन्स कि आप इसको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। जब एक छोटा बालक होता है तब वो अपने पूरे हाथ को हिलाना सीखता है या फिर हाथ
से किसी चीज़ को पकड़ना सीखता है, वो अपने अंगुलियों से कोई भी चीज़ कार्य करने में समर्थ नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे हाथ के साथ अपने हाथ के दूसरे अंग यानी कि अंगुलियों को उपयोग करना सीख जाता है, जिसके कारण वो किसी चीज़ को पकड़ सकता है। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि पहले बालक संपूर्ण अंग यानी कि संपूर्ण हाथ को, फिर उसके अंग जैसे कि अंगुलियों को, भागों को चलाना सीखता है। उसके बाद वो उन भागों को एकीकरण, फिर उनका तालमेल जमाना सीख जाता है, जिसे एकीकरण का सिद्धांत कहा गया है। ठीक है, अभी तक हमने 9 पढ़े, मैं पहले 9 रिपीट करवा देता हूँ, और आखिरी जो 10वां है वो इम्पोर्टेंट है, तो वो मैं लास्ट में समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले जो 9 थे उसको मैं रिपीट करवा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। पहला सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी कि सभी जातियों में समान रूप से विकास होता है। ऐसा नहीं है कि उसके लोगों के रंग, रूप, वर्ण, जाति आदि को देखकर विकास अलग अलग प्रकार से होता है, ऐसा नहीं है, सभी में समान रूप से विकास होता है। सेकंड है क्रमबद्धता का सिद्धांत, यानी कि क्रम से विकास होता है। ऐसा नहीं है कि पहले बाल्यावस्था में विकास होगा उसके बाद शैशवावस्था में विकास होगा, क्रमबद्ध तरीके से विकास होता है। गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था और अंत में प्रौढ़ावस्था, इस तरीके से विकास होता है। तीसरा है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का विकास सिद्धांत का मतलब ये, जब एक व्यक्ति का विकास होता है तो उसके संपूर्ण पक्ष, जैसे शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, फिर संवेगात्मक पक्ष और सामाजिक पक्ष, इन सभी पक्षों में विकास होता है। अब शारीरिक का मतलब जिस उसकी हाइट बढ़ना है, मानसिक पक्ष यानी कि उसकी सोच, संवेगात्मक मीन्स की उसके भाव जैसे कि हंसना, रोना, ये सब। सामाजिक मीन्स कि वो लोगों से किस तरह से बात करता है। तो ये चारों पक्ष एक साथ विकसित होने जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है। चौथा पॉइंट है सतत विकास का सिद्धांत। सतत विकास का सिद्धांत का यह कहता है कि एक व्यक्ति में लगातार विकास होता है। ऐसा नहीं है कि किसी अवस्था में या फिर किसी एज में आकर वो विकास होना रुक जाता है। अभिवृद्धि एक समय तक रुक जाती है। अभिवृद्धि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। अभिवृद्धि का मतलब होता है शारीरिक विकास, यानी कि अभिवृद्धि यानी कि हाइट समझ लो आप, कि एक हाइट एक समय बाद रुक जाती है। 18 या फिर 20 की एज के बाद हाइट रुक जाती है, उसके बाद हाइट एक बच्चे की नहीं बढ़ती है, लेकिन विकास हर हमेशा जीवन के अंतिम समय तक चलता ही रहता है। इसे ही सतत विकास का सिद्धांत कहा गया है। पांचवा है विकास की गति में विभिन्नता का सिद्धांत, यानी कि विकास की गति, स्पीड अलग अलग हो सकती है लेकिन विकास लगातार चलेगा। जैसे कि एक गाड़ी कहीं, एक बाइक है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है, तो वो लगातार चलती ही रहेगी, ऐसा नहीं कहीं पर रुकेगी। उसे क्या कहा गया है, सततता। अब लेकिन उसकी गति में विभिन्नता आएगी, जैसे कहीं पर गड्ढे आ गए तो वो गाड़ी धीमी होगी, तो उसे क्या कहा गया है, विकास की गति में विभिन्नता। कि जब भी शैशवावस्था रहेगी तब तो विकास तेज गति से होगा, लेकिन बाल्यावस्था में धीमी गति या फिर स्थिरता आ जाएगी, और फिर किशोरावस्था में फिर से तेज गति से विकास होने लगेगा। छठा है सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत, यानी कि एक व्यक्ति पहले सामान्य क्रियाएं करना सीखता है, उसके बाद विशिष्ट क्रियाएं करना सीखता है। मैंने आपको क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया था वही। अब है सातवां व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत। एक व्यक्ति होता है लेकिन वो दूसरों से अलग कैसे होता है, बुद्धि के मामले में। तो कुछ बच्चे मंद बुद्धि होते हैं जिनको कोई चीज़ एक बार में समझ में नहीं आती, और कुछ बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं जिनको कोई चीज़ एक बार में ही समझ आ जाती है। तो उनमें विकास अलग अलग तरीके से हो सकता है। वर्तुलाकार मीन्स कि संपूर्ण शरीर के अंगों में विकास होना वर्तुलाकार सिद्धांत कहलाता है। उसके बाद है नौवां एकीकरण का सिद्धांत। बालक पहले संपूर्ण अंग, फिर उस अंग के अलग छोटे छोटे भागों को चलाना सीखता है, इसे एकीकरण का सिद्धांत कहा गया है। अब विकास की दिशा का सिद्धांत, ये मोस्ट IMP है, इससे क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान से सुनना और इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। हाँ, तो विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी कि जब भी आप छोटे बालकों को देखते हो तो उसमें विकास एक दिशा में होता है। वो दो प्रकार से होता है, या तो उसके अंदर विकास सर से लेकर पाँव तक होगा, या फिर केंद्र से लेकर शिरा तक होगा। केंद्र यानी कि आप अपनी गर्दन या फिर सिर को समझो, और शिरा का मतलब अपने हाथों की अंगुलियों को। तो अपने सिर से लेकर दूर की ओर यानी कि अंगुलियों तक विकास होगा, या फिर अपने सिर से पाँव तक विकास होगा। दो प्रकार से विकास होता है एक बच्चे का, ठीक है। या तो उसमें सिर से पाँव तक होगा, जिसे क्या कहा गया है, सिफेलोकोडल, या फिर मस्तकाधोमुखी, शिरा पुच्छीय, शीर्ष पदीय सिद्धांत एवं आपादीय सिद्धांत। उसमें दो नाम याद रखने हैं। सिफेलोकोडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मस्तकाधोमुखी सब याद करते हैं, मस्तक से पैर तक, ये सबको पता है। तो क्वेश्चन आता है सिफेलोकोडल, ये मस्तकाधोमुखी का इंग्लिश में अनुवाद है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, क्या, सिफेलोकोडल। और एक लास्ट में आपादीय सिद्धांत कहा है। ये क्वेश्चन पहले तो कभी नहीं आया है, लेकिन इस बार आने के चांस, मतलब कि जो कभी भी नहीं आया और थोड़ा यूनिक है वो क्वेश्चन आ सकता है। तो आपादीय सिद्धांत याद रखना, और सिफेलोकोडल तो याद ही रखना।
मस्तकाधोमुखी का मतलब समझ गए कि एक बच्चे में जब सिर से लेकर पाँव तक विकास होता है उसे सिफेलोकोडल कहा जाता है। पहला विकास की दिशा ऐसी होती है जिसमें पहले सर, फिर उसके बाद गला समझ लो, फिर हाथ समझ लो, फिर पैर। तो ऊपर से नीचे की ओर जब विकास होता है उसे सिफिलोकोडल कहते हैं। दूसरा प्रकार है प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल का मतलब होता है केंद्र से शिरा की ओर। इसको समीप दूराभिमुख, निकट केंद्र से शिरा की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, या फिर अपसारी केंद्र शिराभिमुख सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, अपसारी एक यूनिक नाम है, प्रोक्सिमोडिस्टल एक यूनिक नाम है। ठीक है, उसके अलावा सभी नाम ऐसे हैं जिनको पढ़कर ही हमें अर्थ समझ में आ जाता है। तो प्रोक्सिमोडिस्टल और अपसारी चिंतन जो है वो नाम याद कर लेना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार विकास केंद्र यानी सर उठाना, फिर आंखें घुमाना, फिर करवट बदलना, पेट के बल सरकना, हाथों से खिलौने को पकड़ना, फिर बैठकर या रेंग कर चलना सीखता है एक बालक। इसे क्या कहा गया है? प्रोक्सिमोडिस्टल। यानी कि विकास की गति जो होती है, विकास की जो दिशाएं होती है वो दो प्रकार से होती है, या तो सर से पांव तक, या तो फिर केंद्र से शिरा तक। केंद्र से शिराएं जो होती हैं उसको प्रोक्सिमोडिस्टल कहा गया है, और सर से लेकर पांव तक को क्या कहा गया है? सर से पैर जो से लेकर पांव तक को कहा गया है सिफिलोकोडल। ठीक है, तो हमने जो विकास के सिद्धांत थे उनको पढ़ लिया है अब भी। ठीक है, एक बार मैं फिर से सिर्फ बोल के समझा देता हूँ विकास के सिद्धांतों को। समान प्रतिमान का सिद्धांत, क्रमबद्धता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, सतत विकास का सिद्धांत, विकास की गति में विभिन्नता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत, व्यक्ति की व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, वर्तुलाकार सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत और विकास की गति का सिद्धांत। इस प्रकार से हमने आज पहला यूनिट मतलब कि पहला जो टॉपिक हमको करना था वो कर लिया है, जो कि कौन सा है? ये वाला। ठीक है, अब सेकंड हम पढ़ेंगे विकास के आयाम। विकास के आयाम में कितने भाग हैं आप देखोगे तो 4 हैं, लेकिन एक संज्ञानात्मक जो है वो नहीं पढ़ेंगे। संज्ञानात्मक क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि वो चौथा जब वीडियो आएगा, चौथा पार्ट आएगा, तो उसमें जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। तो वही संज्ञानात्मक सिद्धांत वहाँ पर है और यहाँ पर भी है। तो हम अभी इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इस विकास के आयाम में 3 चीज़ें पढ़ेंगे: शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। ठीक है, उसकी जगह हमने एक और चीज़ ऐड की है जो बाद में पढ़ेंगे। जब विकास के आयाम हो जाए तो वंशक्रम और वातावरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विकास के आयामों को पढ़ना। अब है विकास के आयाम। तो विकास के आयाम में पहला है शारीरिक आयाम। शारीरिक आयाम मतलब कि जब एक मानव होता है उसमें शारीरिक बदलाव बचपन में से लेकर जवानी तक किस प्रकार होते हैं उसे शारीरिक आयाम कहा गया है। जैसे कि एक बच्चा होता है जिसका जन्म के समय भार कितना होता है? 7 पौंड, और किलोग्राम में देखें तो 3.175। समझना और याद रखना कि 7 पॉइंट मीन्स कि ओवरऑल या फिर औसत रूप से बताया गया है, कहीं पर 7.4 है, 7.1 है, तो उसके वो आने के चांस कम है। औसतन 7 पौंड याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन में 7 के आसपास ही आएगा। तो एक बच्चे का जन्म के समय कितना भार होता है? तो 7 पौंड। कितना भार होता है? 7 पौंड। किलोग्राम में कैसे याद करोगे? 3.175। 3.175। ठीक है, अब लंबाई की बात कर लेते हैं। तो जन्म के समय लंबाई होती है 20 इंच और सेंटीमीटर में 50 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने 2 चीज़ें पढ़ी। भार क्या होता है? 7 पौंड होता है, और जिसको किलोग्राम में बदले तो 3.175 ग्राम। लंबाई की बात करें तो जन्म के समय 20 इंच या फिर 50 सेंटीमीटर होती है। ये मैं आपको औसतन बता रहा हूँ नंबर, ऐसा नहीं है कि परफेक्ट नंबर होता है इसका, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग भार और अलग अलग लंबाई दी होती है। तो ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब हड्डियों की बात कर लेते हैं। तो जन्म के समय हड्डियाँ होती हैं 270। ठीक है, 4 से 5 वर्ष में 350, और बाल्यावस्था में जब अस्थिकरण के कारण वयस्क होता है जब बच्चा, तो उसमें 206 होती है। यानी कि जब जवान होता है बच्चा, या फिर अभी आप जितने आपकी जो भी एज है, तो आपके शरीर में 206 हड्डियाँ हैं। लेकिन जब आप 4 से 5 साल के थे तब आपके शरीर में 350 हड्डियाँ थी, और शिशु में 270। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बाल्यावस्था में सर्वाधिक होती है। यानी कि अगर आपको पूछा जाए कि कौन सी अवस्था में सर्वाधिक हड्डियाँ एक मनुष्य में पाई जाती है, तो वो है बाल्यावस्था। कितनी है? 350। फिर शिशुअवस्था में कितनी है? 270। और फिर अंतिम यानी कि वयस्क अवस्था में या फिर बाल्यावस्था के बाद सोचें या फिर पढ़ें तो कितनी है? 206। सॉरी, यहाँ पर
बाल्यावस्था में सर्वाधिक नहीं होती, शिशुअवस्था में, क्योंकि कहीं पर शिशुअवस्था जन्म से 6 वर्ष है और 4 से 5 वर्ष में 350 हड्डियाँ होती है। तो नॉर्मली या तो फिर वर्ष पूछेगा, एज पूछेगा कि कौन सी एज में सर्वाधिक हड्डियाँ होती है, तो 4 से 5 वर्ष में कितनी होती हैं, तो 350। ठीक है, तो हमने 3 चीज़ें पढ़ी, भार, लंबाई और हड्डियाँ। भार जो है वो 7 पौंड है, लंबाई जो है वो 20 इंच है, और फिर हड्डियों की संख्या 270 है, 4 से 5 वर्ष में 350 है, और वयस्क अवस्था में 206 है। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना। भार 7 पौंड है, किलोग्राम में पूछे तो 3.175 ग्राम। फिर अगर लंबाई इंच में पूछे तो 20 इंच, और सेंटीमीटर में पूछे तो 50.8 सेंटीमीटर। ठीक है, हड्डियों की संख्या मैंने बता दी 270, फिर 4 से 5 वर्ष में 350 और बाल्यावस्था में 206 रहेगी। अब दांतों की संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। दांतों की संख्या जब जन्म रहे होता है एक बालक का तब 0 होती है। 1 वर्ष में 4 से 8 दांत होते हैं। 4 वर्ष में 20 मिल्क टीथ यानी कि दूध के दांत होते हैं 4 वर्ष की आयु में। 12 वर्ष की आयु में 28 दांत होते हैं, और जब वयस्क हो जाता है तो उसमें कृतनक दांत आते हैं, जिसे विजडम टीथ कहा गया है, वो 4 होते हैं। सॉरी, कृतनक, हाँ, विजडम मीन्स के रत्नक ही होता है शायद से, हिंदी में मेरे को पता नहीं। तो एक वर्ष में 4 से 8, 4 वर्ष में 20, 12 वर्ष में 28, और वयस्क होता है तब टोटल 28 + 4 है। हाँ, तो 28 + 4 कितने होते हैं, 32। ठीक है, दांतों को वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, जहाँ तक मेरा मानना है दांतों का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, हड्डियों का भी नहीं आएगा। भार का आ सकता है या फिर लंबाई का आ सकता है। भार का क्या याद रखना है, 7 पौंड, और किलोग्राम में पूछे तो 3.175 किलोग्राम। लंबाई पूछे तो फिर कितनी बतानी है आपको, 20 इंच, और सेंटीमीटर में पूछे तो 50 सेंटीमीटर। ठीक है, हड्डियों की बात की, हड्डियाँ 270 होती हैं, 4 से 5 वर्ष में 350 होती हैं, और जब वयस्क हो जाता है तो 206 हो जाती है। दांतों की संख्या पूछे तो ये याद ही नहीं करना है, 32 होती है, जन्म के समय 0 होती है, 1 वर्ष में 4 से 8 होती है, इतना याद रख लो। ठीक है, उससे ज़्यादा याद नहीं रखना है। मस्तिष्क का भार, मोस्ट IMP, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। जन्म होता है तब उस व्यक्ति का मस्तिष्क का भार होता है, मतलब कि बच्चे का मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। ठीक है, और शरीर की तुलना में 1:8 भाग होता है, मीन्स कि 1:8 भाग होता है। अगर शरीर 8 किलोग्राम है तो उसके मस्तिष्क का भार 1 किलोग्राम होगा, तो 1:8 भाग में होता है। ठीक है, मस्तिष्क का भार। और दूसरी बात, जब जन्म लेता है तब उस व्यक्ति के मस्तिष्क का भार कितना होता है, 350 ग्राम। अब इसमें ही 3 के आगे 1 जोड़ दो, और 5 की जगह 5 में 1 जोड़ दो, तो कितना होता है, 1360 ग्राम। तो जब परिपक्व हो जाता है बालक तो 1360 ग्राम उसके मस्तिष्क का भार होता है, और संपूर्ण शरीर का 2.35% होता है। ये मोस्ट IMP है, ध्यान से सुनना। ठीक है, और समझना कि जब जन्म होता है तब मस्तिष्क का भार कितना होता है, 350। जब वयस्क होता है तब कितना भार होता है, तो 1360। ठीक है, 3 के आगे 1 जोड़ दो और 5 में 1 जोड़ दो तो 1360 बन जाएगा। तो एक ही नंबर याद करो, कौन सा, 350। ठीक है, जन्म के समय 350 और वयस्क में 1360। अब ये याद हो गया, तो उसके अलावा याद करो कि संपूर्ण शरीर का 1:8 भाग होता है मस्तिष्क में, यानी कि जितना भी, अगर 16 किलो वेट है एक बच्चे का तो उसका मस्तिष्क का भार कितना होगा, 2 किलोग्राम। वैसे याद रखना है, या फिर 1:8 में होता है, इतना ही याद रखो। और उसके बाद क्या बात की गई है कि संपूर्ण शरीर का 2.35% होता है। क्या, 2.35%। तो इस बात को भी ध्यान में रखें। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, एक और नोट है। मनुष्य के मस्तिष्क का भार शरीर के अनुपात में सर्वाधिक होता है। इसके बाद चिंपैंजी का होता है, जबकि हाथी का सबसे कम होता है। ये ऐसा ही जनरल नॉलेज के लिए था, इसको नहीं पूछा जाएगा। धड़कनों की बात की जाती है, या फिर हृदय की धड़कन भी बोल सकते हैं इसको। जन्म के समय 140 और परिपक्व होने पर 72। ये तो सबको पता है, परिपक्व के बाद वाली तो पता है 72, लेकिन जन्म होता है तब एक बालक में धड़कनों की सीमा, मतलब कि धड़कनें 140 मिनट लगा धड़कती है बार 1 मिनट में। ठीक है, तो अब मांसपेशियों की बात कर लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक भी खत्म है। मांसपेशियों का भार जन्म के समय संपूर्ण शरीर की तौल में 23.4%, जो कि परिपक्वता के समय 44% होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। मैंने यहाँ पर शारीरिक आयाम के बारे में बात की थी, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, शारीरिक आयाम के बारे में बात की थी, जिसमें आपको 4 चीज़ें याद रखनी है। तो भार, एक लंबाई, एक मस्तिष्क के बारे में और एक मांसपेशियों के बारे में।
ये 4 चीज़ें याद रखनी है। हमने पढ़ी तो 4 से ज़्यादा पढ़ी हैं, जैसे कि 6 पढ़ी हैं टोटली, लेकिन हमको 4 याद रखनी है। क्या? भार। भार पूछे तो कितना बताना है? 7 पॉइंट। किलोग्राम में पूछे तो 3.175 ग्राम। ठीक है। उसके बाद लंबाई की बात की, लंबाई कितनी बतानी? 20 इंच। अगर सेंटीमीटर में पूछे तो कितनी बतानी? 50 सेंटीमीटर। उसके बाद मस्तिष्क की बात की, 1350 ग्राम। सॉरी, ये परिपक्वता का बता दिया। मस्तिष्क की बात करें जन्म के समय 350 ग्राम, और परिपक्वता अवस्था में पूछे तो 60 ग्राम। ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि संपूर्ण शरीर का 1:8 होता है। उसके बाद हमने देखा कि परसेंटेज में, तो परसेंटेज कितना होता है? 2.35 ग्राम परसेंट। ठीक है। अब मांसपेशियों की बात कर लेते हैं। मांसपेशियाँ कितना होता है? 223.4% जब जन्म होता है। तो अब इसको याद कैसे करोगे? क्रम से देखोगे तो इसमें नंबर है 23.4, यानी कि 234, तो बीच में क्या लगा देना है? पॉइंट। और लास्ट में क्या है? 4, तो 4 को डबल कर दो, यानी कि 44। तो परिपक्वता अवस्था में जब बालक के मांसपेशियों का शरीर में संपूर्ण शरीर के कितना परसेंट होता है? तो 44। जब जन्म होता है तो 23.4। अगर मस्तिष्क की बात करें तो कितना है? 23.5, 2.35। ठीक है। तो अभी देखो हमने जो विकास के आयाम है, शारीरिक आयाम है, उनके बारे में फिर से रिपीट करके बताता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। भार होता है 7 पौंड। किलोग्राम में पूछे 3.175 ग्राम। लंबाई होती है 20 इंच। सेंटीमीटर में पूछे तो 50.8 सेंटीमीटर। हड्डियों की संख्या पूछे 270। 4 से 5 वर्ष में 350, और वयस्क में 206। दांतों की संख्या बात करें तो 1 वर्ष में 4 से 8 दांत होते हैं, और 4 वर्ष में 20 दूध के दांत होते हैं। मस्तिष्क का भार पूछे 350 ग्राम। वयस्क में पूछे तो 1360 ग्राम। संपूर्ण शरीर का 1:8 भाग, और संपूर्ण शरीर का परसेंटेज में पूछे तो 2.35%। ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात की धड़कन की। जब जन्म होता है तो 140, और उसका आधा 72 हो जाता है। उसके बाद की मांसपेशियों की बात। मांसपेशियां जन्म के समय होते हैं 23.4%, और विकास हो जाता था 44%। इन दो चीज़ों को तो ध्यान से ही याद कर लेना, मांसपेशियां और मस्तिष्क का भार। ठीक है। तो हमने एक चीज़ कर ली है मानसिक मतलब कि आयामों में। देखो, आयाम, विकास के आयाम जो पढ़ रहे थे हम, जिसमें शारीरिक विकास हो गया है। शारीरिक विकास में हमने अभी भार देखा मस्तिष्क का, और मांसपेशियों का परसेंटेज देखा, हड्डियाँ देखी, दांत देखे, उसके बाद लंबाई देखी और भार देखा। अब सामाजिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ये रहा सामाजिक आयाम। जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक होता है न असामाजिक होता है, बल्कि वो समाज के प्रति उदासीन होता है। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है। अगर कोई पूछे जन्म के समय, अगर ऑप्शन आ गए जन्म के समय बालक होता है सामाजिक, असामाजिक, दोनों, या फिर उदासीन, तो आपको करना है उदासीन। ठीक है। इस लाइन को ध्यान में रखना। हरलोक ने क्या कहा था? सामाजिक विकास का अर्थ है उस योग्यता को अर्जित करना जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार किया जा सके, यानी कि वो योग्यताएं धारण करें जिसमें समाज की जो इच्छाएं हैं उसकी इच्छाओं पर आप खरे उतरे। जैसे कि समाज क्या चाहता है? एक व्यक्ति अपने संपूर्ण परिवार का नाम रोशन करे, समाज का नाम रोशन करे और अच्छे कार्य करे, तो उन प्रत्याशाओं पर आप खरे उतरे। ऐसा कहना किसका था? हरलोक का। अब प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात की जाती है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिक विकास 3 से 6 वर्ष में किस प्रकार से होता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर उत्तर बाल्यावस्था, उसके बाद हम किशोरावस्था के बारे में बात करेंगे, और सामाजिक विकास भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो अभी तक हमने सामाजिक विकास के आयाम पढ़ रहे थे। सामाजिक विकास के आयाम में हमने क्या जाना कि जन्म होता ही जब बालक न तो सामाजिक होता है न असामाजिक होता है, वो समाज के प्रति उदासीन होता है। उसके बाद हरलोक की एक डेफिनेशन देखी थी। हरलोक का कहना यह था कि सामाजिक विकास का अर्थ उस योग्यता को अर्जित करना है जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशाओं को के अनुसार व्यवहार किया जाए। अब हम पहले पढ़ रहे हैं आरंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा जो है वो सामाजिक के प्रति कैसा होता है, फिर सामाजिक ज्ञान कैसे प्राप्त करता है। उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था देखेंगे, और उसके बाद किशोरावस्था, और सामाजिक आयाम भी संपूर्ण कर लेंगे हम। मनोवैज्ञानिकों का आम मत यह है कि जीवन के प्रथम 6 साल में ही बालक को सामाजिक या असामाजिक व्यवहार की नींव पड़ती है, तथा 3 वर्ष में से बालक में सामाजिकता की शुरुआत सामाजिक खेलों द्वारा होती है। यानी कि जब 3 से 6 साल की उम्र होती है तभी बच्चा खेल के माध्यम से सामाजिक ज्ञान को ग्रहण करता है कि समाज में उसे किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से बोलना है, किस प्रकार से लोगों का सम्मान करना है। तो सामाजिकता की नींव कब पड़ती है? तो प्रारंभिक अवस्था में 3 वर्ष के बालक में, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है।
तो ये प्रारंभिक अवस्था की बात हो गई। उत्तर बाल्यावस्था में बात करते हैं। उत्तर बाल्यावस्था कौन से वर्ष को माना गया है? 7 से 12 वर्ष, ठीक है। इस अवस्था में बालकों के सामाजिकरण में माता पिता से अधिक शिक्षकों एवं टोलियों का प्रभाव पड़ता है। आप सभी ने देखा होगा, जब जो 7 से 12 वर्ष का बालक होता है वो अपने दोस्तों से ज़्यादा प्रभावित होता है, या फिर उसके आसपास के लोगों से, यानी कि उसके आसपास के उसके समतुल्य उम्र के बच्चों यानी कि गैंग से या फिर टोली से या फिर शिक्षकों से प्रभावित होता है। इस अवस्था को टोली युग या फिर गैंग एज भी कहा जाता है। कौन सी अवस्था को? उत्तर बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? टोली युग या फिर गैंग एज, ठीक है, ये याद रखना है। सामाजिक व्यवहार कौन सा? टोली का अनुमोदन करना है, मीन्स कि जो भी उसके समतुल्य लोग बच्चे जो भी कहते हैं या फिर जो भी करते हैं वैसे ही अनुक्रिया करना। अति संवेदनशील यानी कि डांटने पर रो देना या फिर कुछ कहने पर गुस्सा हो जाना। प्रतिस्पर्धा मीन्स की तुलना करना, या फिर किसी भी चीज़ में फर्स्ट आने की इच्छा रखना। अच्छी क्रीड़ा कौशल, वो खेलने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। उत्तरदायित्व, वो यूँ समझते हैं कि संपूर्ण काम मेरे द्वारा ही होगा या फिर मुझे ही करना पड़ेगा, वैसा समझते हैं। उत्तरदायित्व रखने की भावना रखते हैं। सामाजिक सूझ, वो समाज के सभी कार्यों को समझने लगते हैं कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिसमें समाज में उसका नाम अच्छा हो सके। दल का नेता बनने की इच्छा, जो भी उसके आसपास के लोग हैं, बच्चे हैं, उनमें सबसे बड़ा नेता बनने की इच्छा ये रखता है। कौन? पूर्व बाल्यावस्था का बालक या फिर उत्तर बाल्यावस्था का बालक, ठीक है। तो हमने पहले पढ़ा प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष। उसके पहले यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक बालक न तो सामाजिक होता है न असामाजिक होता है, वो समाज के प्रति उदासीन होता है, जो कि पढ़ा। फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था में पढ़ा कि बच्चा खेल के माध्यम से सीखता है। उत्तर बाल्यावस्था में पढ़ा कि बच्चा अपने साथ की टोली व शिक्षक के माध्यम से सीखता है। अब पढ़ रहे हैं असामाजिक व्यवहार कैसे करता है। असामाजिक व्यवहार किसे कहते हैं? इस अवस्था में यानी कि टोली की जो अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था, टोली के सदस्यों के बहकावे में आकर घर के माता पिता से बगावत करना। जब आपके आसपास के बच्चे बोले कि आपके माता पिता खराब हैं, या फिर ये बोले कि आपके माता पिता आपको छूट नहीं देते, या फिर कुछ भी बोले, जब आप बचपन में होते हो तो आपको भी लगता है कि नहीं, मेरे माता पिता मुझे खेलने नहीं जाने दे रहे, इसका मतलब ये है कि मेरे माता पिता जी गंदे हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यही उत्तर बाल्यावस्था का गुण है। और फिर दल बदल बालकों में पूर्वाग्रह या पूर्व धारणा की उत्पन्न कर देना, कि यानी कि जब उस आपस में जब छोटे बच्चे मिलते हैं तो वो पूर्व धारणा बना लेते हैं कि कौन सा काम गलत है, कौन सा काम करना नहीं चाहिए, ये करेंगे तो क्या होगा, वैसी धारणा बना देते हैं और उसी धारणा का अनुसरण करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो असामाजिक व्यवहार था उनके बारे में बात की हमने। उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्थाओं के बारे में पढ़ लिया है। अब किशोरावस्था के बारे में पढ़ते हैं कि किशोरावस्था में सामाजिक व्यवहार बच्चा कैसा करता है। किशोरावस्था यानी कि 13 से 19 वर्ष की आयु। साथियों के समूह का प्रभाव, यानी कि आपका ग्रुप, आपका जो आसपास का ग्रुप है वैसे ही आप उनका अनुसरण करोगे। अगर आपके ग्रुप में कोई नशा करता है तो उसके साथ आप भी नशा करते हो जाओगे। कोई अच्छा पढ़ता है तो उसके जैसे आप भी पढ़ने वाले हो जाओगे। जो आपका मित्र क्रिया करता है उनकी तरह आप भी क्रिया करने लग जाओगे। नया सामाजिक समूह, आपको समाज में रहना पसंद आएगा या फिर नहीं आएगा। दोस्तों में के चयन में नया मूल्य, कि आप नई कैटेगरीज बना दोगे। अगर कोई बच्चा आपके मानसिकता में प्रभाव पड़ता है, जैसे कि अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो आप उसी से मित्रता करोगे जो पढ़ना चाहता है। आपको खेल कूद करना पसंद है तो आप उन्हीं के साथ दोस्ती करोगे जो खेल कूद में अच्छे हैं। तो दोस्तों के चयनों में नया मूल्य आ जाता है। सामाजिक स्वीकृति में नया मूल्य आ जाता है कि आपको वही कार्य अच्छे लगेंगे जो समाज द्वारा स्वीकृत हैं, और जो समाज में भी, मतलब कि समाज में जिसकी बुराइयां होती है फिर जिसकी तौहीन होती है, वही बातें आप नहीं करोगे। सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, इस अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है विषम लिंग आकर्षण, यानी कि एक लड़के का लड़की के प्रति आकर्षण या फिर मित्रता का भाव रखना, या फिर एक लड़की का लड़के के प्रति मित्रता का भाव रखना है। यही सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन होता है, जिसे विषम लिंगीय आकर्षण कहा गया है। नेताओं के चयन में नया मूल्य आ जाता है। व्यक्तित्व आकर्षण हो, नेतृत्व का गुण हो, उत्तरदायित्व हो, सहयोगी हो तथा अच्छे तौर तरीके वाला व्यक्ति का ही नेता के रूप में चयन होता है। सामान्यतः यह देखा गया है कि किशोर, आगे मिस प्रिंट हुआ है, किशोर उसी व्यक्ति को नेता चुनते हैं जिनमें ये सभी गुण होते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप नोट्स में उतार देना। तो हमने फिर से एक बार मैं
जो सामाजिक विकास है, सामाजिक आयाम, उसके बारे में बढ़ा देता हूँ। सामाजिक आयाम को हमने 3 तरीक़ों से पढ़ा, जिसमें एक स्टार्टिंग में वैसे टोटली 4 हैं, लेकिन पहला क्या है, शैशव अवस्था। शैशव अवस्था में ना तो सामाजिक होता है ना असामाजिक होता है, वो उदासीन होता है, इसलिए उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर 3 कौन कौन से पढ़े, पूर्व बाल्यावस्था, जिसे प्राथमिक बाल्यावस्था कहा गया है, उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था, जिसमें प्राथमिक बाल्यावस्था में क्या देखा गया है हमने कि बच्चा खेल के माध्यम से सामाजिक क्रियाएं सीखता है। उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था में क्या देखा, वो अपने शिक्षक और आसपास की टोली से सीखता है। और किशोरावस्था की बात की तो वो अपने साथी के समूह से, समाज के नए मूल्यों से, आदि चीज़ों से सीखना प्रारंभ करता है। तो इस प्रकार से हमने जो विकास के आयाम है उनमें से 2 चीज़ें पढ़ ली हैं। विकास के आयाम में शारीरिक विकास पढ़ लिया, जैसे कि भार पढ़ा, फिर लंबाई पढ़ी, उसके बाद मस्तिष्क का भार पढ़ा, उसके बाद मांसपेशियाँ पढ़ी। सामाजिक विकास पढ़ लिया, कौन सा, उत्तर बाल्यावस्था का, पूर्व बाल्यावस्था का और किशोरावस्था का। अब पढ़ेंगे संवेगात्मक विकास, ठीक है। संवेगात्मक विकास, ठीक है। इसको ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जो फर्स्ट लाइन्स मैंने लिखी है वहाँ से 1-2 बार क्वेश्चन आए। तो फर्स्ट लाइन्स क्या है वो देखो। इमोशनल लैटिन भाषा का शब्द है, कहाँ, कौन सी भाषा का, लैटिन भाषा का, ये आया है, ठीक है। इमोवर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है आउट या फिर टू मूव करना, अर्थात भड़क उठना, उद्दीपन करना या फिर उत्तेजित होना। संवेगात्मकता का मतलब समझना, आपके जो भाव हैं उनको बाहर की तरफ प्रकट करना। आपको जब गुस्सा आता है तो आपका मुंह फूल जाता है, आप जोर की आवाज़ में बात करने लगते हो। आपको जब डर लगता है आप चुपचाप बैठने बैठने लग जाते हो। आपको जब दुख होता है तो आपकी आंखों से पानी आ जाता है या फिर रोने लगते हो। तो यही संवेगात्मकता कहलाती है, ठीक है। तो उसे ही इंग्लिश में कहा जाता है इमोशनल। तो इमोशनल लैटिन भाषा का शब्द है, जिसे जो इमो वर्ड से बना है। कौन से शब्द से बना है, इमोवर। इमोवर का अर्थ क्या होता है, आउट या फिर टू मूव, ठीक है। और इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, तो भड़क उठना, उद्दीपन होना या फिर उत्तेजित होना, ठीक है। अब इसके डेफिनेशंस मेनली पूछी जाती हैं, तो ये याद करनी ज़रूरी है। गेल्डार्ड या फिर गेडार्ड का कहना था, संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। जो भी हम क्रियाएं करते हैं तो वो संवेग उनका उत्तेजक है। जैसे कि अभी आपको मीन्स कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, या फिर आपने कुछ तोड़ फोड़ कर दी। आपने क्या क्रिया की, एक टेबल तोड़ने की, या फिर आपने कंप्यूटर तोड़ने की क्रिया की। तो उस क्रियाओं को उत्तेजित करने के लिए कौन मतलब कि जिम्मेदार हुआ, तो आपके संवेग, आपका मूड, आपके इमोशन। तो वही कहना है किसका, गेडार्ड का, कि संवेग क्रियाओं का उत्तेजक होता है। जो भी आप क्रिया करते हो उसका उत्तेजक कौन होता है, संवेग। आप जो भी काम करोगे तो आप उन संवेगों के माध्यम से करोगे, उनके अलावा नहीं। जैसे कि एक बच्चा क्रिकेट खेलता है तो वो सबसे पहले एक सिक्स मारता है, तो उसके अंदर कुछ भाव आए होंगे या फिर उसके अंदर उत्तेजना जागृत होगी, तभी उस क्रिया को करेगा, यानी कि शॉट मारने की कोशिश करेगा, ठीक। उसे क्या कहा गया है, संवेग क्रियाओं का उत्तेजित रूप है। अब पढ़ते हैं वुडवर्थ का क्या कहना था, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यानी कि जो भी उत्तेजित दशा में व्यक्ति करता है उसे ही संवेग कहा गया है। एक व्यक्ति जो उत्तेजित है उसमें जो भाव होते हैं उसे ही संवेग कहा गया है, किसके द्वारा, वुडवर्थ की। J.S. रोज की क्या कहना है, संवेग चेतन की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व प्रधान होते हैं। रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है, ये किसका कहना था, J.S. रोज का। रोज से रागात्मकता याद करो, गेल्डार्ड से उत्तेजित अवस्था याद कर लो। उत्तेजित दशा किसकी है, वुडवर्थ की, ठीक है, वैसे याद कर लो। रोज का मतलब रागात्मक तत्व। अब मैकडूगल की बात करते, संवेग मूल प्रवृत्ति का हृदय है, ये किसने कहा था, मैकडूगल, ठीक है। मैकडूगल से मूल प्रवृत्ति याद कर लेना। मूल प्रवृत्ति आगे एक जो टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे, तो वहाँ पर मूल प्रवृत्ति का अर्थ आसानी से समझा दूंगा। यानी मूल प्रवृत्ति का मतलब ऐसे समझ लो, आपका इंस्टेंट रिएक्शन, ठीक है, उसे ही मूल प्रवृत्ति कहते हैं। अभी शॉर्टली समझा रहा हूँ। मूल प्रवृत्ति का संवेग मूल प्रवृत्ति का हृदय होता है, ये किसने कहा था, मैकडूगल ने। गेडाल्ड ने क्या कहा था, संवेग क्रियाओं का उत्तेजित रूप है। फिर उत्तेजित दशा किसका है, उत्तेजित दशा किसने कहा है, वुडवर्थ ने। J.S. रोज ने रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है, ऐसा कहा है। मैकडूगल ने संवेग मूल प्रवृत्ति के हृदय है। 5वीं और लास्ट परिभाषा है वॉटसन, ठीक है। वॉटसन ने सबसे पहले शिशुओं में संवेग का अध्ययन किया था। सबसे पहले संवेगों का अध्ययन किसी ने किया था, वो वॉटसन ही था, ठीक है। वॉटसन ने मुख्यतः 3 संवेग बताए थे, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि 3 बताए थे, चौथा एक एक्स्ट्रा डाल के ऑप्शन में पूछेगा आपको। पहला है भय, दूसरा है क्रोध और तीसरा है प्यार, ठीक है। पहला भय, दूसरा क्रोध और प्यार की जगह स्नेह भी आ सकता है, ठीक है। तो भय, क्रोध और स्नेह भी कह सकते हैं इसको, तो इनको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कौन से नहीं है, हंसना नहीं है, फिर रोना नहीं है,
ये संवेग नहीं है। संवेग सिर्फ वॉटसन के द्वारा बताए गए तो वो 3 ही है, भय, क्रोध और प्यार या फिर स्नेह। ये याद कर लेना, ठीक है, ये आ सकता है। फिर उसके बाद वैज्ञानिक है ब्रिजेश। ब्रिजेश का कहना यह था कि 24 माह की उम्र तक शिशु में न कोई भी संवेग नहीं होता, जो कि हमने हाँ पढ़ लिया, सामाजिक भी नहीं होता और संवेगात्मक गुण भी नहीं होता है। संवेग का विकास जन्म से 14 दिन के बाद होता है, ऐसा कहना है, ठीक है। ब्रिजेश तथा गुड इनफ के अनुसार संवेग परिपक्वात्मकता के साथ उत्पन्न होते हैं। जब भी परिपक्वात्मकता उत्पन्न होगी एक बालक में तो उसके साथ ही संवेग उत्पन्न होंगे। परिपक्वात्मकता का मतलब होता है मैच्योरिटी, ठीक है। जब भी मैच्योरिटी आएगी तो उसमें इमोशन आ जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ बच्चे मैच्योर नहीं होते तो उनको थोड़ा सा भी डांट दे तो वो रोने लगते हैं, या फिर थोड़ा सा कुछ कह दे तो गुस्सा करने लगते हैं, या फिर मुझे ऐसा क्यों कहा, ऐसा सोचने लगते हैं। तो वही, तो ब्रिजेस और गुडनफ का क्या कहना था, परिपक्वात्मकता के साथ ही संवेग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशंस थी उनको ध्यान से पढ़ना और ध्यान से याद कर लेना। संवेग में डेफिनेशंस और जो अर्थ है वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब संवेग के सिद्धांत देख लेते हैं। जेम्स लॉज का सिद्धांत, पहले व्यवहार फिर बाद में संवेग होता है। अगर आप एक कहानी के रूप में याद करो, आपके होटल में या फिर आपके घर में एक लॉन्च है, तो पहले कौन जाएगा, व्यवहारिक आदमी, और उसके बाद संवेगात्मक आदमी। तो पहले व्यवहार फिर संवेग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ये किसका कहना था, जेम्स लोज का सिद्धांत, ठीक है। कैनन से कान याद करो, कान दोनों बरूबर होते हैं, दोनों होते हैं सभी में। तो वैसे ही व्यवहार और संवेग अनुभूति मीन्स की साथ साथ में होता है, अनुभूतियाँ और मीन्स की संवेगी होता है, ठीक है। तो व्यवहार और अनुभूतियाँ दोनों साथ साथ में होते हैं। ये किसने कहा था, कैनन ने। ये भी कीवर्ड हो गया, कैनन से कान मीन्स की व्यवहार और अनुभूतियाँ दोनों साथ साथ में होते हैं। जेम्स लोज का कहना था पहले व्यवहार फिर बाद में संवेग होते हैं। मौलिक संवेग वाटसन ने जो दिए थे वही मौलिक संवेग का सिद्धांत कहलाता है। मौलिक संवेग का सिद्धांत किसने दिया है, ये पूछा जाए तो वाटसन ने। कौन कौन से सिद्धांत है, क्रोध, भय, प्रेम या फिर प्यार या फिर स्नेह, जो भी शब्द आप दो वो, ठीक है। परिपक्वात्मकता हमें अभी पढ़ा था, ब्रिजेस, गुडिनफ और स्पिट्स ने दिया था, वही कि जब परिपक्व होता है व्यक्ति तो उसमें ही संवेग उत्पन्न होते हैं। सक्रियता का सिद्धांत ये लिट्सले ने दिया था। इनके अनुसार संवेग का संबंध मस्तिष्क में उत्पन्न विद्युत तरंगों से होता है। मस्तिष्क में जो भी विद्युत तरंगे होती है उसके कारण संवेग उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से हमने संवेग भी पढ़ लिया है, ठीक है। संवेग थोड़ा सा कठिन लगा होगा, लेकिन आप इसको इजी तरीके से समझने की कोशिश करो कि संवेग में सिर्फ डेफिनेशन से याद कर लें। संवेग का मतलब इमोशन होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टू मूव या फिर आउट। टू मूव और आउट का हिंदी रूपांतरण भड़क उठना, उद्दीपक या फिर उत्तेजित होना है, ठीक है। यह लैटिन भाषा का शब्द है। गेल्डार्ट ने क्या कहा था, संवेग क्रियाओं का उत्तेजित रूप है। उसके बाद वुडवर्थ ने कहा था संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। जय सरोज ने रागात्मक तत्वों की प्रधानता, मैकडूगल ने संवेग हृदय मूल प्रवृत्ति का हृदय है। वॉटसन ने 3 प्रकार बताए थे, जिसको क्या कहते हैं, मौलिक संवेग का सिद्धांत कहते हैं। ब्रिजेस ने 24 माह तक कोई भी बच्चा संवेगात्मक रूप से विकसित नहीं होता, 14 दिन बाद होता है, ऐसा कहा था। ब्रिजेस ने फिर संवेग परिपक्वात्मकता के साथ जो आगे बढ़ते हैं उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहा था। और वेग के फिर सिद्धांत पढ़े। लॉन्च के अनुसार पहले व्यवहार फिर बाद में संवेग उत्पन्न होते हैं। कैनन का कहना था दोनों साथ में होते हैं। मौलिकता हमने पढ़ा वॉटसन के द्वारा, 3 क्रोध, प्रेम और भय। परिपक्वात्मक ब्रिजेस ने और गुडनफ ने। सक्रियता का सिद्धांत लिट्सले ने। लिट्स से याद कर लेना, ठीक है। ये वैसे नहीं आएंगे, अभी तक जितने मॉडल पेपर देखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, संवेगात्मक सिद्धांत तो पूछता ही नहीं, डेफिनेशन पूछता है या फिर इमो टू पूछता है, लेकिन हम रिस्क नहीं लेना चाहेंगे और सारे याद कर लेंगे, ठीक है। तो फिर से मैं आपको चार्ट की ओर लेना चाहूँगा, आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा लेकिन क्या कर सकते हैं। तो हमने पहले पढ़ा विकास के सिद्धांत, जो कि 10 पढ़े हमने। उसके बाद विकास के आयाम पढ़े, शारीरिक आयाम पढ़ा, सामाजिक आयाम पढ़ा, संवेगात्मक आयाम भी पढ़ लिया। संज्ञानात्मक आयाम हम अभी नहीं पढ़ेंगे, इसकी जगह हम पढ़ेंगे संवेगात्मक सामाजिक आयाम, ठीक है। वो थोड़ा सा एक छोटा सा चैप्टर है जो आ सकता है एग्जाम में, तो वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। सामाजिक संवेगात्मक विकास की आसक्ति। आसक्ति का मतलब होता है अटैचमेंट, ठीक है। इसे स्पर्श सुख भी कहा जाता है। ये मैं सिर्फ पैराग्राफ की तरफ पढ़ रहा हूँ, आप समझ लेना, ठीक है। मनोविज्ञानों का मानना है कि स्पर्श सुख द सॉफ्ट टच ऑफ लव के कारण आसक्ति का विकास होता है, यानी कि अटैचमेंट का विकास होता है, ठीक है। इस संबंध में हैरी हॉर्लो का शोध उल्लेखनीय है, जिसमें उन्होंने बेबी मंकीज को पर प्रयोग किया। अपने प्रयोग में हैरी हार्लो ने व सहयोगी ने बेबी मंकीज को दूध पिलाने के लिए 2 प्रकार की कृत्रिम माताएं तैयार की। पहले केवल तारों से बनी थी, जबकि दूसरी मुलायम वस्त्र कवर
की थी। बेबी मंकीज को तारों से बनी माता दूध द्वारा दूध दिया जाता था। शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के अनुसार बेबी मंकीज का बॉन्ड तार वाली माता के साथ होना चाहिए था, किंतु आश्चर्यजनक रूप से वे पूरा समय कपड़े के कवर की माता के साथ ही बिताते थे। इससे सिद्ध होता है कि आसक्ति अटैचमेंट का विकास संपूर्ण सुख से होता है, यानी कि जिस सॉफ्ट जिसको बोलते हैं उसे क्या कहा गया है, आसक्ति का सिद्धांत। तो यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है इस कहानी से कि आसक्ति का सिद्धांत हेनरी हार्लो ने दिया था, उसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। आसक्ति का सिद्धांत यानी कि सॉफ्ट टच का सिद्धांत किसने दिया, तो हेनरी हार्लो ने। ये कहानी सुनाई थी कि एक तार वाली बेबी मंकीज की माँ बनाई थी और एक दूसरी सॉफ्ट कपड़े से बनाई थी। सॉफ्ट कपड़े के पास रहना बेबी मंकीज ज़्यादा पसंद करते हैं तार वाली माता की तुलना में। ठीक है, तो हमने सामाजिक विकास का सिद्धांत पढ़ लिया। अब वंशक्रम को पढ़ते हैं। वंशक्रम के बारे में छोटी सी बातें हैं जो पढ़नी है। वंशक्रम प्रथम अध्ययन किया था फ्रांसिस गाल्टन ने। जेम्स रिट्रीवर का कहना था व्यक्ति में पाई जाने वाली शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का योग वंशक्रम होता है। एक ड्राइवर जो होता है वो अपनी आंखों से रोड को देखता है और हाथों से स्टीयरिंग को कंट्रोल करता है। वैसे ही शारीरिक और मानसिक दो विशेषताओं का योग ही वंशक्रम है। वैसे याद रखो, ठीक है। क्या बोला, शारीरिक और मानसिक जो क्रियाएं उन दोनों का योग क्या है, वंशक्रम है। जैसे एक ड्राइवर आँखों और हाथों का समन्वय बनाता है, वैसे ही शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का योग ही वंशक्रम ही जेम्स ड्राइवर ने कहा था। वंशक्रम के सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो फ्रांसिस गाल्टन है, ठीक है, गार्डन नहीं है। बी.एन. झा, और इसकी डेफिनेशन में कंफ्यूज होता है हर एक हमेशा बालक, तो वो ध्यान में रखना है। बी.एन. झा वंशक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यहाँ पर क्या कहा है, जन्मजात विशेषताओं को पूर्ण, वहाँ पर क्या कहा गया है, मानसिक और शारीरिक विशेषताओं का योग। ठीक है, तो बी.एन. झा ने क्या कहा था, झा यहाँ के हैं, वैसे भी याद कर सकते हो, भारतीय व्यक्ति है, तो उन्होंने क्या कहा था, जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग। ठीक है, जेम्स ड्राइवर ने क्या कहा था, मानसिक और शारीरिक विशेषताओं का योग। इस प्रकार से हमने वंशक्रम भी पढ़ लिया। अब वातावरण के बारे में पढ़ लेते हैं। वे सभी तत्व वातावरण में है जो व्यक्ति को जीवन के प्रारंभ से ही प्रभावित करने लगते हैं। यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, जहाँ पर भी प्रारंभ आ जाए वो वुडवर्थ आता है। वुडवर्थ का मतलब लकड़ी समझ लो, और एक गाना सबसे प्रसिद्ध है, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी। यानी कि जहाँ से आपका जीवन की शुरुआत होती है वहीं से आपके साथ लकड़ी का साथ शुरू हो जाता है, या फिर वुड का साथ ही शुरू हो जाता है, वैसे समझ लो। तो आरंभ जहाँ भी शब्द आ जाए वहाँ वुड करना है, ठीक है, वुडवर्थ करना है। जैसे कि इस डेफिनेशन में क्या कहा गया है, वे सभी तत्व वातावरण है जो व्यक्ति को जीवन के प्रारंभ से ही प्रभावित करने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वुडवर्थ। अब जिम में आपने देखा होगा कि सभी मशीनें आपके इर्द गिर्द या फिर आसपास होती है, भीड़ होती है, तो उसे ही जिम वर्ड का सिद्धांत कहते हैं, ऐसा समझ लो। या फिर वातावरण की डेफिनेशन वैसे ही है। जैसे कि आप पढ़ो, हमारे चारों ओर घेरे हुए जो वस्तुएं होती हैं और जो हमें जीवन पर्यंत प्रभावित करते हैं उसे वातावरण कहते हैं। ये किसका कहना था, जिम वर्ड, देखा, जो चारों ओर घिरे हुए। उसके बाद कौन आ गया, रोस जो यानी कि बॉस, देख लो, ठीक है। जब आप जो भी आप जॉब करते होंगे तब अब बॉस का बाहर का जो मतलब वातावरण बाहर से आपको कठोर दिखते हैं, लेकिन अंदर से नरम आपकी तरह इंसान होते हैं। वैसे वातावरण से अभिप्राय है बाह्य शक्तियाँ हैं, यानी कि बाह्य शब्द आया, जो हमें जीवन पर्यंत प्रभावित करते हैं। अभी मैंने आपको ट्रिक बताई, जैसे कि घेरे हुए शब्द आ जाए जिम, प्रारंभ आ जाए तो वुड, और बाहर आ जाए तो रोज। आपको इस ट्रिक के बारे में अभी मैं बताता हूँ। जैसे कि डेफिनेशन घुमा फिरा के आ गई। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन है, वातावरण की बाह्य शक्तियाँ हैं जो हमें प्रभावित करती है। यहाँ पर बाह्य शब्द देखकर आपको क्या करना था, रोज। देखो ये डेफिनेशन किसने दी, रोज ने। वातावरण हर वह वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए शब्द से क्या याद रखना था, जिमवर्ट। देखो जिमवर्ट है। वातावरण में वे सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जो व्यक्ति को जीवन के आरंभ से ही प्रभावित करते हैं। जीवन के आरंभ से, तो कौन सा आ गया, वुडवर्थ। ये डेफिनेशन आती है, इसलिए ही मैंने ये ट्रिक बना के सिखाया है, वुडवर्थ के बारे में, जिम के बारे में और रोज के बारे में। तो ये ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। रोज का मतलब बाह्य तत्व आएगा, कीवर्ड जहाँ पर भी, वो रोज की डेफिनेशन है। वुडवर्थ प्रारंभ से है, और जिम वर्ड घेरे हुए शब्दों से, ठीक है। फिर उसके बाद विकास पर वंशक्रम का प्रभाव जो है, उसमें 4-5 डेफिनेशन है। बुद्धि का प्रभाव गोडार्ड ने दिया था, गैडोर ने दिया था, वो इतना ज़्यादा ध्यान देने युक्त नहीं है। मूल शक्तियों पर प्रभाव किसने दिया था, सिद्धांत। ये सिर्फ सिद्धांत है, इसको सिर्फ आपको एक बार पढ़ना है, उसके बाद नहीं पढ़ना है, ये ज़्यादा नहीं आते।
मूल शक्तियों पर प्रभाव थॉर्नडाइक, शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव पियर्सन, चरित्र पर प्रभाव डगलस और व्यावसायिक कुशलता पर प्रभाव केटल ने दिया था। वातावरण से पर्याय है, वातावरण को पढ़ लेते हैं, वातावरण या फिर पर्यावरण के सिद्धांत। उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म है, ठीक है। वातावरण एवं पर्यावरण के सिद्धांत केडोल। अब इसको भी याद करने का मैं एक ट्रिक बताता हूँ। वातावरण मीन्स कि क्या होता है, नेचर, और पहला सिद्धांत किसने दिया था, केडोल। तो केडोल से याद करो कैंडल लाइट डिनर, ठीक है। कैंडल लाइट डिनर एक अच्छे वातावरण में होता है। तो वैसे ही केडोल ने क्या कहा था, एक अच्छे वातावरण में लालन पालन से बुद्धि का विकास होता है। फ्रांस के बच्चों का अध्ययन किया गया कि एक जो फ्रांस के बच्चे थे उनको एक अच्छे वातावरण में रखा गया, जिसके कारण उनकी बुद्धि का विकास अच्छी तरीके से हुआ। ये किसका सिद्धांत है, केडोल का। तो आप कैसे याद कर सकते हो, केडोल मीन्स की कैंडल लाइट डिनर, कैंडल लाइट डिनर अच्छे वातावरण में होता है, वैसे याद कर लो। तो अच्छे वातावरण में लालन पालन से बुद्धि अच्छी होती है। सेकंड है गार्डन। गार्डन का मतलब क्या होता है, समुद्र जो होता है उसके बीच के पास ही अगर आप बैठकर इंजॉय करो अपने पिकनिक को तो और मज़ा आता है। वैसे ही गार्डन तटीय क्षेत्र में खराब वातावरण में पलने वाले नाविक के बच्चों की बुद्धि कम विकसित होती है। गार्डन मीन्स कि वही नदी के आसपास का क्षेत्र। अब वहाँ पर कौन से लोग रहते हैं, नाविक के बच्चे, तो उनका विकास कम होता है, ठीक है। वैसे याद करो फ्री मैन। अगर आप किसी बच्चे को फ्रीली छोड़ दोगे तो क्या होगा, अनाथ बच्चे की को उनका अध्ययन बुद्धि का पर्याप्त विकास नहीं होता है। जब अनाथ बच्चों का अध्ययन किया गया, जब वो फ्री छोड़े गए, उनके माता पिता ने नहीं थे या फिर अनाथ थे, तो उनके बच्चों की जो विकास होता है वो पर्याप्त नहीं हो पाता है। गार्डन के अनुसार क्या कहा गया था, तटीय क्षेत्र के जो नाविक है उनके बच्चों का विकास कम होता है। और यहाँ पर क्या कहा गया है, पर्याप्त नहीं होता है। वेलमैन के अनुसार जिस नर्सरी कक्षा के बच्चों को उचित पर्यावरण देने से पर्याप्त विकास होता है। वेलमैन्स की वेल्थ याद रखो। एक वेलमैन कौन होता है, जिसके पास बहुत अच्छे पैसे हो, तो वो अपने बच्चों को नर्सरी से स्कूल में भेजेगा, पर्याप्त उचित वातावरण देगा, तो उसका विकास पर्याप्त रूप से होगा। अब कैलंग वेलन की बात कर लेते हैं। चिंपैंजी दो बालकों के साथ रखने से चिंपैंजी की समझ बेहतर होगी। यानी कि एक जानवर को जब इंसान के साथ रखा गया तो उसकी समझ अच्छी हो गई। ये किसका कहना था, कैलंग वेलन का, ठीक है। इस प्रकार से हमने आज जो भी पढ़ा उसको मैं आपको रिपीटेडली वापस से ऊपर से बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमने पढ़ा था आज पार्ट 2 में, तो हम पार्ट 2 को फिर से देख लेते हैं। विकास के सिद्धांत पढ़े, विकास के सिद्धांत 10 पढ़े थे, जो कि हम पहले से पढ़ चुके हैं। उसके बाद विकास के आयाम पढ़े, विकास में शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास पढ़ा, और संज्ञानात्मक विकास हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे, जो कि मैंने आपको पहले से बता दिया। ये रहा पार्ट 4, जिसमें जीन पियाजे को पढ़ेंगे, तो उनका ही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, वो पढ़ लेंगे, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास के बारे में हमने अभी छोड़ दिया है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था और नहीं पढ़ा है। अब वंशक्रम और वातावरण भी हमने पढ़ लिया। इस हिसाब से हमने आज जो पार्ट 2 था उसमें 3 टॉपिक कवर किए। पार्ट 3 यानी कि नेक्स्ट वीडियो में विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे। पार्ट 4 में जीन पियाजे, गेसेल और यूरी ब्रोन फेनब्रेनर को पढ़ेंगे। और पार्ट 5 में सिगमंड फ्राइड, एरिक एरिक्सन और कोहलबर्ग को पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम संपूर्ण फर्स्ट यूनिट को पढ़ लेंगे, ठीक है। आज हमने क्या सीखा, विकास के विभिन्न आयामों को, विकास के विभिन्न सिद्धांतों को, और वंशानुक्रम व वातावरण की भूमिका को। अगर आप गौर से देखें, विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने बाकी हैं, जो कि इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। उसके बाद एक मिनट, ये हटा देता हूँ। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, विकास अधिगम एवं उनका संबंध, मीन्स कि विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में बस विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में। दोनों लेवल में यही टॉपिक है, सेम टू सेम है, तो दोनों लेवल के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।